नमस्कार विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। बीए भाग तृतीय की जो दूसरा पेपर है उसमें हम जो है निबंधों के बारे में विचार कर रहे थे। तो आज एक अलग जो निबंध विधा है उसके बारे में हम जानते हैं। और निबंध का शीर्षक है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो आज हम इस निबंध की जो है सार और समीक्षा को देखेंगे। देखिए, ये बालकृष्ण भट्ट हैं, आप इनके चित्र से रूबरू हो जाइए। ये भारतेंदु जो स्कूल है उसके जो है निबंधकार हैं, भारतेंदु युग के जो है निबंधकार हैं। इनके जीवन और कृतित्व के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 3 जून 1844 को प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित वेणी प्रसाद था। स्कूल में 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी ने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो गया था। भट्ट जी स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार का कार्य भी किया तथा वे कुछ समय तक कायस्थ पाठशाला का प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक भी रहे, किंतु उनका मन किसी में नहीं रमा। भारतेंदु जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत लिया। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। इस पत्र के वे स्वयं संपादक थे। उन्होंने इस रस पत्र के द्वारा निरंतर 32 वर्ष तक हिंदी की सेवा की। काव्य नाटक प्रचारणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन में उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास तथा शुक्ल जी के साथ काम किया है। वे अपने सिद्धांतों एवं जीवन मूल्यों के इतने दृढ़ प्रतिपादक थे कि कालांतर में इन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण मिशन स्कूल तथा कायस्थ पाठशाला के संस्कृत अध्यापक पद से त्याग पत्र देना पड़ा। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने कुछ समय तक व्यापार भी किया, परंतु उसमें अधिक रुचि न होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। आपकी अभी रुचि आरंभ से ही साहित्य सेवा में रही है, अतः सेवावृत्ति को तिलांजलि देकर वे याजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। भट्ट जी का 20 जुलाई 1914 को देहावसान हो गया। इस तरह से भट्ट जी के बारे में आपने जाना। अब इनके जो कर्म क्षेत्र है उसके बारे में जानते हैं कि भट्ट जी भारतेंदु युग के प्रतिष्ठित निबंधकार थे। अपने निबंधों द्वारा हिंदी की सेवा करने के लिए उनका नाम सदैव अग्रगण्य रहेगा। उनके निबंध अधिकतर हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होते थे। उनके निबंध सदा मौलिक और भावना से परिपूर्ण होते हैं। वे इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें पुस्तक लिखने के लिए अवकाश ही नहीं मिलता था। अत्यंत व्यस्त समय रहते हुए भी उन्होंने 100 अजान 100 जान, रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह तथा भाग्य की परख आदि छोटी मोटी 10-12 पुस्तकें लिख डाली। वैसे आपने निबंधों के अतिरिक्त कुछ नाटक, कहानियां और उपन्यास भी लिखे हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस प्रकार से हैं। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में लिखा है। उन्होंने मूल रूप से निबंध लेखक के रूप में जाना जाता है। उन्हें मूल रूप से जो है निबंध लेखक के रूप में जाना जाता है, निबंधकार के रूप में जाना जाता है। लेकिन उन्होंने 2 उपन्यास भी लिखे हैं।
निबंध जो संग्रह हैं उनका जो नाम है साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली। उपन्यास जो लिखे हैं वो लिखे हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। मौलिक नाटक लिखे हैं दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल आदि। अनुवाद भट्ट जी ने बंगला तथा संस्कृत के नाटकों के अनुवाद भी किए हैं। उनमें वेणी श्रृंगार, मृच्छकटिकम, पद्मावती आदि प्रमुख हैं। नवजागरण काल में साहित्य के प्रति उभरे नवीन दृष्टिकोण ने आवश्यक कर दिया था कि अतीत के गौरव के रूप में साहित्य की उन्नत परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा की जाए। बालकृष्ण भट्ट साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहते हुए इसे जनता के भावों की अभिव्यक्ति बताया है। उनका मानना था कि जैसे कोई भी मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार शोक संकुल क्रोध से उद्दीप्त या चिंतामग्न रहता है तो हाव भाव भी मलिन या उदासीन को प्रकट करने वाले होते हैं। जब वह सुख या आनंद में डूबा रहता है तब उनकी हंसी, चुस्ती, नृत्य आदि भंगिमाएं उनके भावों को प्रकट करती है। साहित्य को भावों की अभिव्यक्ति करने वाला सामाजिक क्रम मानने की दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि किसी मनुष्य की परिस्थिति जन्य भावाभिव्यक्ति की तरह ही साहित्य समाज के भावों को प्रकट करता है। यानी जो साहित्य है वो जन समूह के हृदय का विकास है। तो जैसे जैसे हमारे हृदय की भावनाएं जो है विकसित होती चली गई, सभ्यता में परिपालित होती चली गई, वैसे वैसे साहित्य के आयाम बदलते गए, साहित्य की जो परतें हैं वो चढ़ती चली गई और जो समाज में घटित हुआ, जो मनुष्य के हृदय में घटित हुआ, वही साहित्य में परिणित हो गया है। उनके शब्दों में मनुष्य के संबंध में इस अनुंगलीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें कभी को क्रोधपूर्ण अयंगर्जन, कभी प्रेम का उच्छ्वास, कभी शोक और परिताप जनित हृदय विदारी, करुणा निस्वन, कभी वीरता, गर्व आदि अनेक प्रकार के भावों का उद्गार देखा जाता है। साहित्य के द्वारा देश के समाज के भावों की जो अभिव्यक्ति होती है उसे इतिहास से बेहतर उपादान बना देती है, क्योंकि साहित्य में समाज के मन का उद्दीप्त करने वाले सामाजिक घटनाओं का जिक्र तो होता ही है, उससे अधिक वह समाज के भावों को प्रकट करने में भी सक्षम होता है। यानी इतिहास तो केवल एक घटनाओं का वर्णन है, केवल एक घटनाक्रम है जिसको वो जो है जैसी घटना घटी है उसको वैसा उसको बता देते हैं, ये इतिहासकार का काम है। साहित्य जो घटना है उसके गहराई में जाकर के जो भावनाएं हैं, जो उसके अंतर्गत होने वाली जो भावनाओं का ऊहापोह है उसको भी बयान करती है। सामाजिक घटनाओं का जिक्र तो होता ही है, लेकिन जो समाज में जो भाव हैं, जो समाहित भाव हैं, उनको भी प्रकट करने में सक्षम होता है साहित्य। तो इसलिए साहित्य क्या है? समाज का दर्पण कहलाता है। जहाँ तक इतिहास की बात है वह केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित रहता है। इतिहास समाज के चित्त की झांकी नहीं दिखा पाता। इस दृष्टि से साहित्य और इतिहास के अंतर को स्पष्ट करते हुए बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि इसलिए साहित्य को यदि जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत होगा। यानी जनसमूह के चित्त यानी मन की जो वृत्तियां हैं उनका चित्रपट, उनकी जो है चित्रपट, जो सिनेमा है, मूवी है, अगर वो कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। किसी देश का इतिहास पढ़ने से हम उस देश का केवल बाहरी हाल जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम में समय के आभ्यंतरिक भाव हम में प्रस्फुटित हो सकते हैं। यानी केवल इतिहास पढ़ने से हम उस देश का जो बाहरी हाल है, उसकी घटनाएं हैं, उसका जो कथाक्रम है उसको जान सकते हैं, घटनाक्रम है उसको जान सकते हैं। लेकिन साहित्य के अनुशीलन से हमें उस कौम की, उस जाति की, उस समुदाय की जो आभ्यंतरिक, जो मन की, आंतरिक जो मन की जो भाव हैं उनको भी हम समझ सकते हैं, उनको भी जान सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट मानते हैं कि किसी भी देश के मनुष्यों के हृदय को जानने का श्रेष्ठ माध्यम उसका साहित्य। अगर असल में
उस देश के मनुष्यों की हृदय की बात जानना चाहते हैं या उसके भावनाओं की बात जानना चाहते हैं कि इमोशन कैसे रहे होंगे उस तत्कालीन जनसमूह के, तो आप उनका साहित्य पढ़ लीजिए। और साहित्य सबसे उत्तम माध्यम है जन भावनाओं की अभिव्यक्ति को समझने का। किसी समय के किसी समाज के भावों को जानना हो तो उस काल के साहित्य की समालोचना से ये संभव है। सृजन चाहे जायसी, तुलसी, सूर, कबीर का हो या निराला, आगे से लेकर हिंदी जो के युवतम कवि हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, प्रेमचंद हो या जैनेन्द्र हो, या ऐतिहासिक से लेकर आज तक नवीन प्रयोगशील कथाकार तक का हो, वह अपनी भाषा, अपने शिल्प, अपने विचार और अपनी अनुभूति की गहनता में कभी सरल नहीं होता। पाठक उसकी जटिलता में ही आनंद लेता है और उस जटिलता को अपने आनंद या सौंदर्य बोध के अनुरूप बना लेने में संतुष्ट होता है। यानी इन चाहे वो सृजन यानी जो निर्माण है, जो रचना है, चाहे वह तुलसी की हो, चाहे सूर की हो, चाहे कबीर की हो, चाहे निराला की हो, चाहे गे की हो, अगर हम उसकी जो है समालोचना करते हैं, उसके अंदर के भावों को हम जो है चीर फाड़ करके लाते हैं, तो देखते हैं कि उनमें जो है तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं, तत्कालीन जो मनुष्य है, तत्कालीन जो प्राणी है, उसकी जो अभ्यंतर चेतना है, अभ्यंतर भाव हैं, उनकी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। जैसे तुलसी का साहित्य देख लीजिए, जायसी का साहित्य देख लीजिए, कबीर का देख लीजिए। कबीर के जो साहित्य को पढ़ने पर हमको जो उनके तीक्ष्ण बाण हमें देखने को मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि उस दौरान, उस समय, उस परिस्थिति में जो हृदय, जन समूह का हृदय था, वो एक तरह से जो आडंबर थे, जो मिथ्या, जो धार्मिक जो आडंबर थे, मिथ्या जो परंपराएं थी, उनके प्रति विद्रोह का भाव था, वो कबीर के रूप में फूटा। तो ऐसे साहित्य जो है मनुष्य के हृदय का जो है एक प्रत्यक्ष रूप कहलाता है। तो आपने देखा कि साहित्य जो है जन समूह के हृदय का विकास है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। समाज में जैसी घटनाएं होती हैं, जैसे भाव होते हैं, जैसी परिस्थितियां होती हैं, वैसा ही साहित्य रचा जाता है और साहित्य का अनुशीलन करने से उनकी जो आंतरिक भावनाएं हैं उस जनसमूह की, वो हमें ज्ञात होती है, प्रतीत होती है। इसलिए जैसे जैसे जन भावनाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही साहित्य का स्वरूप भी बदलता रहता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।